नमस्कार। आज हम क्षेत्रीय स्रोतों से या क्षेत्रीय में तथ्य संकलन की प्रवृत्ति के रूप में साक्षात्कार को देखेंगे। साक्षात्कार क्या है, इसे समझेंगे। साक्षात्कार कैसे किया जाता है, यह भी हम समझेंगे। सामाजिक अनुसंधान में जब व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त करनी हो, तब हमारे सामने ये प्रश्न पैदा होता है कि हम तथ्य संकलन के लिए कौन सी प्रवृत्तियाँ काम में लें, कौन सी नहीं लें। और जब केवल व्यवहारों या घटनाओं का अध्ययन करना हो तो हम देखते हैं अवलोकन प्रवृत्ति। लेकिन जब विचारों, मनोवृत्तियों, भावनाओं आदि अमूर्त स्थितियों का अध्ययन करना हो अथवा अतीत की घटनाओं और भविष्य की योजनाओं को जानना हो, तब अवलोकन संभव नहीं हो पाता है। इसके अलावा इसकी सीमाएं गहन अध्ययनों में इसके महत्व को और भी कम कर देती है। ऐसी परिस्थिति में साक्षात्कार एक उपयोगी विकल्प प्रस्तुत करता है। यह आमने सामने के संपर्क से बातचीत द्वारा तथ्यों को प्रकट करता है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए आलपोर्ट का कहना है, यदि हम यह जानना चाहते हैं कि लोग कैसा महसूस करते हैं, क्या अनुभव करते हैं और क्या याद रखते हैं, उसकी भावनाएं व उद्देश्य कैसे हैं तथा वे जो कर रहे हैं वैसा करने के कारण क्या हैं, तो उनसे हम पूछते क्यों नहीं हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम इस तरह की भावनाओं और विचारों को जानना चाहते हैं जो किसी विषय के बारे में जाननी हो, तो हम ये समझें कि वह क्या सोच रहा है या कैसे कर रहा है या क्या करेगा, तो इससे अच्छा है कि हम उससे पूछकर ही इन सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर लें, तो वह हमारा साक्षात्कार कहलाता है। आलपोर्ट का यह कथन साक्षात्कार की उपयोगिता को स्वतः ही प्रकट कर देता है कि जब तक बातचीत न हो तब तक अन्य व्यक्तियों के आंतरिक भावों को अच्छी तरह समझा नहीं जा सकता। साक्षात्कार प्रवृत्ति इसका अवसर प्रदान करती है। निम्न परिभाषाओं से ये बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। पीवी यंग के अनुसार साक्षात्कार को ऐसी क्रमबद्ध पद्धति के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे, जो उसके लिए प्राय तुलनात्मक रूप से अपरिचित हैं, के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप में प्रवेश करता है। अपनी पुस्तक के चौथे संस्करण में उन्होंने साक्षात्कार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि इसे प्रभावशाली, अनौपचारिक, शाब्दिक, अशाब्दिक वार्तालाप के रूप में देखा जा सकता है, जो विशिष्ट उद्देश्य से किया गया है और किसी निश्चित अंतर्वस्तु सूत्र पर केंद्रित है। मैकॉबी ने इसकी प्रक्रिया को वर्णन करते हुए साक्षात्कार आमने सामने की स्थिति में बातचीत है, जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कारकर्ता दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के विचारों या विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसका तात्पर्य हुआ कि जब आमने सामने की स्थिति में बातचीत होती है और बातचीत में एक साक्षात्कारकर्ता अर्थात प्रश्न पूछने वाला और दूसरा जवाब देने वाला होता है, तो ऐसी स्थिति को हम साक्षात्कार के नाम से जानते हैं। गुडेवा हैट का कहना है, साक्षात्कार मूलतः सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया है। गुडे हैट ने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात को कहा है कि जब हम आपस में एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, अंतःक्रिया कर रहे हैं, तो वही साक्षात्कार है। उक्त सभी परिभाषाओं से इंगित करती है कि साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाताओं से आमने सामने की स्थिति में बातचीत के दौरान प्रश्न पूछकर आवश्यक तथ्य एकत्र करता है। इस आधार पर साक्षात्कार के मुख्य तत्व निम्न कहे जा सकते हैं। पहला, दो या अधिक व्यक्ति। साक्षात्कार की प्रक्रिया के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। पहला है साक्षात्कारकर्ता और दूसरा है उत्तरदाता।
इनकी संख्या 2 से अधिक भी हो सकती है। जैसे एक समय में 1 से अधिक साक्षात्कारकर्ता हो सकते हैं और उत्तरदाता से प्रश्न पूछ सकते हैं, और दूसरी स्थिति में हो सकता है कि साक्षात्कारकर्ता एक और उत्तरदाता अनेक हो सकते हैं। दूसरा है आमने सामने के संबंध। साक्षात्कार का दूसरा तथ्य साक्षात्कारकर्ता व उत्तरदाता के बीच आमने सामने का या प्रत्यक्ष संबंध होना है। यहाँ उल्लेखनीय है कि कभी कभी साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता से समयाभाव, दूरी या किसी अन्य कारण से संपर्क होना कठिन होने पर टेलीफोन पर बातचीत करके सूचना प्राप्त करता है। यह स्थिति भी साक्षात्कार की स्थिति कहलाएगी, क्योंकि उसमें टेलीफोन के माध्यम से सीधी बातचीत हो रही है। या वीडियो कॉल, आज वर्तमान में वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल से भी जब हम सीधे रूप में जुड़ते हैं तो वह भी साक्षात्कार कहलाता है। आप देखेंगे अभी की जो परिस्थितियां हैं उनमें कई जो इंटरव्यू हो रहे हैं, नौकरी के लिए भी जो साक्षात्कार हो रहे हैं वह इस वीडियो कॉल के माध्यम से ही किए जा रहे हैं, जिससे कि हमें ये बात और भी अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। फिर है विशेष उद्देश्य हेतु तथ्यों का संकलन। किन्हीं भी व्यक्तियों का आमने सामने की स्थिति में बातचीत या प्रश्नोत्तर करना साक्षात्कार नहीं माना जा सकता। वह साक्षात्कार तभी कहलाएगा जब बातचीत किसी सामाजिक अध्ययन के लिए तथ्य संकलित करने के उद्देश्य से की जा रही है। इसका मतलब हमारे पास किसी उद्देश्य का होना जरूरी है। सामान्य तौर पर हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, कोई पूछता है उसका जवाब दिया जाता है, लेकिन वह सभी परिस्थितियाँ साक्षात्कार के नाम से नहीं जानी जाती हैं। साक्षात्कार तभी कहलाएगा जब हम एक विशेष परिस्थिति में एक विशेष रूप में कार्य करें या किसी भी विषय को लेकर उससे संबंधित जब वार्तालाप करें तब वह तथ्य संकलन के लिए वार्तालाप किया जा रहा है, तो वह हमारा साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। साक्षात्कार के उद्देश्य। सामाजिक अनुसंधान में अनेक उद्देश्यों से साक्षात्कार की सहायता से तथ्यों का संकलन किया जाता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्न हैं। सबसे पहली बात है व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष की जानकारी प्राप्त करना। अन्य प्रविधियों की तुलना में साक्षात्कार अधिक अच्छी तरह से वास्तविक व्यक्तित्व का पता लगा सकता है। आमने सामने के संपर्क में बातचीत, विशेषकर यदि वह अनौपचारिक वातावरण में हो रही हो, व्यक्तित्व के आंतरिक पक्षों का उद्घाटित करती है। कई बार इससे कुछ ऐसे पक्ष भी प्रकट हो जाते हैं जिनके बारे में स्वयं उत्तरदाता भी अधिक जागरूक नहीं होता। दूसरा है मानव व्यक्तित्व को रेखित करना। व्यक्ति के जीवन इतिहास को जानने के लिए उसके अनुभवों, मनोवृत्तियों, मूल्यों व व्यवहारों के बारे में पूर्ण जानकारी आवश्यक होती है। ऐसे समय में गैर निर्देशित, स्वतः प्रवाहित साक्षात्कार के माध्यम से साक्षात्कारकर्ता न केवल उसके विगत जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी एकत्रित कर सकता है, बल्कि उसके विचारों व व्यवहारों के पीछे छिपी मूल भावनाओं को भी समझ सकता है। इनके बिना जीवन इतिहास पूरा नहीं माना जा सकता। फिर अवलोकन का अवसर पाना। साक्षात्कार केवल व्यक्ति क्या कहता है पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वह कैसे कह रहा है इस पर भी ध्यान देता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में इस पक्ष पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। कुशल साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाताओं के हाव भाव, स्वर के उतार चढ़ाव आदि के आधार पर यह अनुमान लगाता है कि वह पूरी व सही सूचनाएं दे रहा है या कुछ छिपाने का प्रयत्न कर रहा है। इसी प्रकार साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता के घर के वातावरण, स्थिति, अन्य सदस्यों के व्यवहार आदि को देखने का अवसर पाता है। कई बार इससे तथ्यों की सत्यता की जांच में भी सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए उत्तरदाता अपनी आर्थिक स्थिति जिस स्तर की बता रहा है उसकी कुछ सीमा तक पुष्टि उसके रहन सहन, घर के वातावरण, फर्नीचर, सजावट आदि से हो सकती है। फिर है उपकल्पना का शोध। कई बार साक्षात्कार उपकल्पना के शोध भी होते हैं। व्यक्तियों का व्यवहार, उनकी मनोवृत्तियाँ, टिप्पणियाँ या सूचनाएं कई बार साक्षात्कारकर्ता को
गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इससे उसे न केवल विषय को अच्छी तरह से समझने में मदद मिलती है, वरन शोध के लिए नई दिशा या विश्लेषण के नए आयाम भी प्राप्त होते हैं। फिर है अन्य प्रविधियों से प्राप्त तथ्यों का परीक्षण करना। जब अनुसंधान हेतु तथ्य अन्य प्रविधियों जैसे अवलोकन या प्रश्नावली की सहायता से संकलित किए गए हों, तब उनकी सत्यता व विश्वसनीयता की जांच का तरीका साक्षात्कार द्वारा उनकी पुष्टि करना है। साक्षात्कार की ये भूमिका तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब अध्ययन किए जा रहे कारकों में जटिल संबंध हो या अनपेक्षित तथ्य प्राप्त हो रहे हों। साक्षात्कार से इन कारण ढूंढने में हमें सहायता मिलती है। प्रश्नावली के पूर्व परीक्षण। जब तथ्य संकलन के लिए प्रश्नावली प्रविधि का प्रयोग करना हो, तब साक्षात्कार के द्वारा इसका पूर्व परीक्षण किया जाता है ताकि उसकी कमियों को दूर करके उसे और अधिक उपयोगी बनाया जा सके। ये थे साक्षात्कार का हम किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, कैसे वह हमारे लिए उपयोगी है। अब हम अगले व्याख्यान में करेंगे साक्षात्कार की प्रक्रिया। जब तक के लिए धन्यवाद।